हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द टेरा वर्ल्ड पर। मैं हूं आपके बायोलॉजी टीचर वसुधा उपाध्याय और आज के इस वीडियो में हम जीव और समष्टि के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो पारिस्थितिकी के बारे में जानेंगे ये क्या होता है। पारिस्थितिकी की बात की जाए तो ये वह विज्ञान की शाखा है जिसमें कि हम जीवों के बीच में और जीव और एक तरीके से कहें तो सजीव और निर्जीव के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसकी बात करते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि जो आपके जीव हैं इनके बीच की जीवों के बीच की इंटरेक्शन और जीव और जो भौतिक वातावरण है इनके बीच की जो इंटरेक्शन होती है इसकी बात की जाती है इस विज्ञान की शाखा में, जिसे कि हम कहते हैं पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें कि हम मुख्य दो बातों का अध्ययन करते हैं। पहला, जीवों के मध्य जो भी इंटरेक्शंस होते हैं, क्रिया होती हैं, उनके बारे में, और दूसरा जीव और भौतिक वातावरण के मध्य जो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा इंटरेक्शन, उसकी बात की जाती है। अब जो भौतिक वातावरण आता है या पर्यावरण है, इसमें आपका हवा, पानी, इसके अलावा मिट्टी, ये सब के सब आ जाते हैं। आपको पता है कि एक एग्जाम्पल लिया जाए प्लांट का, तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट क्या करेंगे भाई, सनलाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे, सनलाइट का यूज़ करते हैं। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है, मिनरल्स का, मिट्टी में मिट्टी ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, मॉइस्चर होनी चाहिए। तो इस सारी चीज़ों का यूज़ करके और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। जब तक इन्हें ये रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। तो इस वजह से क्या होता है, ये ज़रूरी होता है। एक तरीके से देखें तो खाना ये बनाने की प्रोसेस है, यानी कि जो भी यहाँ पे फूड मटेरियल होता है वो बनाया जाता है। तो जब तक यहाँ पे सनलाइट, CO2, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तब तक फूड जो है वो सिंथेसाइज नहीं होगा। यानी कि जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की या जो भी आपकी प्रोसेस होती हैं उसमें आपका ये सारे के सारे क्या हैं, एबायोटिक है ना। तो एबायोटिक रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है और इसे कहा जाता है आपके पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। चलिए अब हम बात करेंगे जैविक संगठन के स्तर। ठीक है, यानी कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपने पढ़ा है कि एक आपका जो कोशिका होता है उसे नॉर्मली कोशिका ही कहते हैं। कई सारे कोशिका मिलकर के उत्तक या टिश्यू बनाने का काम करते हैं। कई सारे टिश्यूज़ मिलकर के आपके ऑर्गन बनाते हैं, फिर आपकी ऑर्गन सिस्टम बनती है एंड देन आपकी बनती है ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जो ये ऑर्गेनिज्म बना, ये क्या है भाई, ये आपके कई लेवल से बना हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ कोशिका से ही बने होते हैं, एक कोशिका से। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें टिश्यू लेवल होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑर्गन तक बने हुए होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑर्गन सिस्टम, एंड कुछ होते हैं कि सारे ऑर्गन सिस्टम से होंगे तो वो ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म कहे जाएंगे। उसी तरीके से जो आपकी परिस्थितिकी है ये भी आपके 4 स्तरों में बांटी गई है। अगर प्राणी एक है, अकेला है, तो उसे हम जीव कहते हैं। और इसी जीव की बात की जाए तो कई सारे जीव का समूह जो होता है, या हम कह सकते हैं कि एक ही तरीके के जीव जिनकी जो जो भी फंक्शनिंग होती है, जो भी स्ट्रक्चर होगा, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सारी की सारी चीज़ें ये क्या होती हैं, सेम होती हैं, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। और ऐसे जीव जो एक समान जाति के होते हैं, ये सारे के सारे जीव आपके क्या बनाते हैं, समष्टि बनाते हैं, यानी कि पॉपुलेशन बनाते हैं। यानी कि समान जाति के जो जीवों के समूह हैं ये होते हैं आपके समष्टि, पॉपुलेशन। उसी तरीके से कई सारे भिन्न भिन्न जातियों का जो समूह होता है, या ये क्या लो कि कई सारे यहाँ पे जो समष्टि होते हैं वो एक साथ मिलकर के समुदाय बनाते हैं, और कई सारे समुदाय मिलकर के जीवों, जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जैसे रेगिस्तान या वर्षावन, ये बनाने का यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि एक अकेला जो जीव होता है, प्राणी होता है,
उसमें अभी कोई भी स्पीशीज़ की बात नहीं हो रही है। लेकिन कई सारे जीव जो समान जाति के प्रजाति के होंगे, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है स्पीशीज़ की, है ना। यहाँ पे क्या हो रही है, स्पीशीज़ की बात हो रही है, यानी कि एक पॉपुलेशन को हम एक स्पीशीज़ कह सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे समुदाय में, कम्युनिटी में कई सारे पॉपुलेशन होंगे, तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा, कई सारे आपके हो जाएंगे स्पीशीज़। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये होता है आपका स्तर। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन जो होती है क्या होती है, समष्टि का परिभाषा क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना। किसी भी समूह को समष्टि कहने के लिए 4 शर्तें होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो समान जाति या प्रजाति के होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात और सबसे मेन बात कि आपस में प्रजनन की क्षमता हो, लैंगिक प्रजनन की क्षमता हो, और साथ ही साथ यहाँ पे इनके बीच जो भी प्रजनन की प्रक्रिया होगी, उसके बाद जो भी बच्चे आएंगे, ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे, ये भी क्या हो, ये भी आगे चल कर के सक्षम हो ये प्रजनन की प्रक्रिया करने के लिए, और इनके भी क्या हो, ऑफ स्प्रिंग्स आए, ठीक है। तो ये क्या होती है, दूसरी शर्त होती है। तीसरी बात कि एक ही ज्योग्राफिकल लैंड में रहते हो, यानी कि समान भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले हों। और दूसरी बात कि जो भी संसाधन है वो समान प्रकार के संसाधनों पे ही क्या करने चाहिए, यूटिलाइज करने चाहिए, या तो उसको बांट सकते हैं या फिर उसके लिए स्पर्धा या कंपटीशन कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये जिसमें देखा जाता है वो होते हैं समष्टि। यानी समष्टि होने के लिए सेम स्पीशीज़ होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होनी चाहिए, और सिर्फ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ही नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे बच्चे भी जन्मने चाहिए, और वो जो ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे वो भी क्या होने चाहिए, फर्टाइल होने चाहिए। दूसरी बात कि सेम जोग्राफिकल लैंड में प्रेजेंट हो, और इनकी जो भी ज़रूरत है वो सेम हो, रिसोर्सेज ये सेम यूटिलाइज करते हों, और उस रिसोर्स के लिए या तो शेयरिंग हो सकती है, या फिर उस रिसोर्स के लिए क्या हो सकती है, कंपटीशन हो सकती है। तो ये क्या होता है, ये होते हैं समष्टि। अब हम बात करेंगे जीव और समष्टि में अंतर क्या है। भाई जो एक जीव होता है ये आपका जन्म लेता है, लेकिन समष्टि का कभी जन्म नहीं होता, ना ही वो कभी मरती है, ठीक है। यहाँ पे हम जन्म दर और मृत्यु दर कह सकते हैं। वही जो आपका जीव होता है जन्म भी लेता है, मरता भी है। एक जो जीव होगा उसका एक लिंग हो सकता है, या तो वो नर है या तो वो मादा है, और साथ ही साथ इनकी सुनिश्चित क्या हो सकती है, आयु होती है कि हाँ कोई एक जीव है वो इतने साल का है, 10 साल का है, 5 साल का है। लेकिन समष्टि में ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो समष्टि जो होता है यहाँ पे ना ही जन्म लेते हैं ना ही मरते हैं, यहाँ पे जन्म दर होता है और मृत्यु दर होता है। दूसरी बात कि यहाँ पे कोई भी एक लिंग नहीं हो सकता, क्योंकि एक जो समष्टि है, जो पॉपुलेशन है, इसमें हर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको लिया जाता है, यानी कि यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के दोनों आते हैं, और इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे सेक्स रेशियो पाया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ चूँकि एक समष्टि में हर एज के लोग उपस्थित हैं, तो यहाँ पे आयु समूह हो सकता है, आयु नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे हम समष्टि के गुणों की बात करेंगे। सबसे पहले तो 5 गुणों के बारे में आपको पढ़ना होगा। पहला होता है जन्म दर, दूसरा होता है मृत्यु दर, तीसरा होता है लिंग अनुपात, चौथा होता है आयु पिरामिड या आयु हम कह सकते हैं समूह, और पांचवा आपका होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, यानी समष्टि घनत्व। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जन्म दर की। जो जन्म दर है यहाँ पे कितने नए जन्म हुए हैं अपॉन टोटल जो पॉपुलेशन साइज़ है उसकी बात की जाए, तो ये आपका क्या हो जाता है, पॉपुलेशन दर जन्म दर होता है, बर्थ रेट भी कहा जाता है। मान लो कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जो पूरी जनसंख्या है वो आपकी 80 है, ठीक है, कीड़ों की, और यहाँ पे नए आपके क्या हुए हैं, नए आए हैं, नए कीट जो है वो आपके आए हैं 8, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, टोटल जो नए जन्म हुए हैं वो, ठीक है, नए जन्म अपॉन यहाँ पे कुल जो समष्टि होगी उसकी बात, समष्टि इसकी बात करेंगे, तो ये आपका क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला। अब अगर इस पे पुट करोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 8 आपके नए कीट आए हैं, कीड़े आए हैं, और पुरानी जो पॉपुलेशन साइज थी पूरी वो कितनी थी, कुल समष्टि थी आपकी 80। सॉल्व करने पे ये आपका 0.1 आ जाता है, और ये क्या होता है भाई, ये आपका होता है जन्म दर, यानी कि इन कीट
कीटों की या ये जो कीड़े हैं इनकी जो जन्म दर है ये है 0.1। उसी तरीके से मृत्यु दर भी निकाला जाता है, सेम फॉर्मूला होगा, बट यहाँ पे जन्म की बजाय हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम जन्म के बजाय लिख देते हैं मृत्यु। ठीक है, जन्म की बजाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी साइज छोटी कर देते हैं और चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हम इसे इरेज कर देंगे और यहाँ पे जन्म की बजाय लिख देंगे मृत्यु। भाई मृत जीव कितने हैं, ठीक है, मृत्यु। तो ये क्या होता है, ये आपका मृत्यु दर होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि 8 मछलियाँ मरी हैं और टोटल मछलियाँ आपकी कितनी हैं 40, तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो ये आपका 0.2 आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जन्म दर मृत्यु दर होते हैं। उसी तरीके से लिंग अनुपात की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो भी आपका लिंग अनुपात है, जैसे इंग्लिश में सेक्स रेशियो कहा जाता है, इसकी बात करें तो किसी भी आबादी में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात होता है, पहली बात। दूसरी बात कि नॉर्मली हम सैंपल साइज़ 1000 या 100 लेते हैं, यानी कि कितनी आपकी महिलाएं होंगी 1000 पुरुषों पर, इसकी यहाँ पे व्याख्या की जाती है और ये होता है लिंग अनुपात। और बेसिकली इसको इसलिए देखा जाता है, इसलिए मापा जाता है ताकि हम पता कर सकें कि भाई जो जनसंख्या है पूरी, इसमें लिंग जो है संतुलन और समान है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपका लिंग अनुपात होता है। फिर आते हैं आप चौथा गुण पढ़ते हो, जिसे एक सेकेंड, जिसे कहा जाता है आयु पिरामिड या आयु समूह भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो समष्टि के आधार पे आयु समूह जो होते हैं 3 होते हैं। एक और चीज़, ये जो हमने बांटा है इनको, ये हम प्रजनन की क्षमता पे बांट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रजनन करने की क्षमता पे बांट दिया जाता है। पहले हम रखते हैं जनन पूर्व, दूसरा होता है जनन क्षम और तीसरा होता है जननोत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे जनोत्तर जो है और जनन क्षम जनन पूर्व ये क्या होता है ज़रा देखते हैं। मान लो कि जो कुछ जितने भी बच्चे हों या नई जो पीढ़ी होती है, ठीक है, यहाँ पे हम इनमें देखें तो प्रजनन की प्रक्रिया नहीं कर पाते ये। ठीक है, क्योंकि ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड नहीं है, गैमेट्स की फॉर्मेशन अभी नहीं हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके होते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज के, यानी कि जनन पूर्व होते हैं। ठीक है, पूर्व का मतलब कि पहले, जनन के पहले के जो पीढ़ी हैं उनकी बात हो रही है, आयु समूह इसमें आते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका जनन क्षम। जनन क्षम का मतलब होता है कि जनन करने की क्षमता यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो जनन करने की क्षमता वयस्क में या वर्तमान पीढ़ी में होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इनकी बॉडी में वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पे जो प्रजनन की प्रक्रिया है ये भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आते हैं जनन क्षम में, यानी कि सारे वयस्क या एडल्ट जो होते हैं वो आ जाएंगे जनन क्षम में। फिर आते हैं जनोत्तर में। जनोत्तर का मतलब है पश्च जनन, यानी कि वो पीढ़ी जो पुरानी है या फिर हम कह सकते हैं कि वृद्ध हैं, यानी जिनमें की प्रजनन की क्षमता अब नहीं रह गई है। तो ये होती है आपकी 3, 1, 2 और 3 आयु समूह। ठीक है, क्योंकि देखो हम किसी भी पॉपुलेशन या समष्टि को ये नहीं कह सकते कि ये 10 साल पुराना है, बड़ा है, छोटा है ना, या फिर 15 साल का है। ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता। ठीक, क्योंकि एक समष्टि में हर एज के लोग होते हैं, कुछ आपके 15 साल के होंगे, कुछ 16 साल के, कुछ 60 साल के, कुछ आपके 65-60 साल के होंगे, कुछ अभी 1 महीने का हो सकता है बच्चा। ठीक है, तो 1 महीने का भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक समष्टि में अलग अलग जो आयु होती है उसके लोग पाए जाते हैं। तो हम आयु नहीं लिख सकते, आयु के बेसिस पे लेके चले तो बहुत ज़्यादा आपके क्या होंगे, यहाँ पे डेटाज आएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये 3 समूह में इनको बांट लेते हैं। अब इनके आधार पे 3 तरीके के जो पिरामिड्स हैं वो भी बनते हैं। ठीक है, एक पिरामिड बनता है जो कि क्या होता है, इसमें पॉपुलेशन साइज़ जो है वो बढ़ती हुई दिखती है, यानी एक्सपेंड होती दिखती है। ठीक है, तो मान लो कि कोई आपकी क्या है, यहाँ पे लेके चलो कि आपकी यहाँ पे क्या हो जाए भाई, हमने एक और चीज़, जो भी पिरामिड बनता है यहाँ पे बेस पे आपके आते हैं जन्म पूर्व यानी कि बच्चे
ठीक है। बीच में हम लेते हैं एडल्ट्स को, जिनमें जनन की क्षमता होती है, और सबसे एपेक्स पे लेते हैं वृद्ध अवस्था के आयु समूह को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले में आपको बताया गया है बढ़ती हुई जो पिरामिड होगी ये आपके यहाँ पे बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या होंगे, वयस्कों से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे ये आपका क्या है, पिरामिड बना है। अब इस पिरामिड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बच्चों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और किससे ज़्यादा या कम होंगे, तो यहाँ पे जिनमें जनन करने की क्षमता है इनसे आपके कम या ज़्यादा देखा जाता है। फिर से एक बारी मैं बता दूँ, ज़रा इसको हटा लिया जाए, चलो इसको ऐसे कर दो, चलिए ठीक है। फिर से एक बारी हमने आयु समूह बांट लिया। अब यहाँ पे हम पिरामिड बनाते हैं जिसमें कि एपेक्स पे रखते हैं आपके एक्सपेंड जो आपके वृद्ध होंगे पॉपुलेशन में, उन लोगों को, वृद्धावस्था के लोगों को रखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों को रखा जाता है। ठीक, बीच में आपके वयस्क हो जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी बात कि कंपैरिजन हम कि जो पॉपुलेशन है बढ़ रही है, घट रही है, स्थिर है, ये कैसे देखते हैं, तो बच्चे और वयस्कों के बीच में कंपैरिजन करके कि किसकी संख्या ज़्यादा या कम है। तो पहला पिरामिड जो होता है इसमें बढ़ती हुई संख्या दिखती है क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, और यहाँ पे जो मिडिल में देखो तो यहाँ पे जो आपके वयस्क हैं ये कम है, और इससे और कम हो जाता है वृद्धावस्था के लोगों की संख्या। तो ये कहा जाता है कि ये जो आपकी बन रही है पिरामिड ये क्या है, बढ़ती हुई है। ठीक है, दूसरा चले आओ स्थिर जो पिरामिड बन रही है, इसमें पिरामिड स्थिर है क्योंकि यहाँ पे बच्चे और जो वयस्क हैं ये लगभग एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब बच्चे और वयस्क एक ही संख्या के हैं, मतलब कि दोनों ही आयु जो है, समूह जो है ये एक ही बराबर है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके स्थिर होंगे। ना ही यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ना ही यहाँ पे पॉपुलेशन घट रही है। तीसरा आता है, अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत नैरो हो गया है। ठीक है, यहाँ पे बेस जो है, बेस पे बच्चे रहते हैं और बच्चों की जो संख्या है काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे एडल्ट्स। ठीक है, यानी जनन क्षम के लोग जो है वो ज़्यादा हैं, और जन्म पूर्व या जनन पूर्व के बच्चे जो हैं वो कम हैं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन घटी है। ठीक है, तो ये होता है आपकी घटती पॉपुलेशन। ठीक, अब यहाँ पे अगर एक चीज़ देखो तो शेप अगर देखा जाए, शेप की अगर बात करें तो ये आपका कैसा बना है, त्रिकोण आकार है। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल शेप का है। ठीक है, ट्रायंगल शेप का पिरामिड बनता है। ये आपका लगभग घंटी के आकार का क्या बनता है भाई, शेप बनता है। ठीक है, घंटी के आकार का शेप बनता है, यानी कि इसे हम लिख देंगे बेल शेप, और ये आपका सुराही के आकार का बनता है। ठीक है, यहाँ पे पिरामिड जो है वो सुराही के आकार का बनता है, तो ये हो जाएगा ऑन शेप या सुराही के आकार का पिरामिड। ठीक है, तो ये 3 पिरामिड आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पांचवा आपका गुण हो जाएगा समष्टि का, समष्टि घनत्व। ठीक है, किसी भी निश्चित क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है, बेसिकली इसे हम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मापते हैं, ये क्या होता है, आपका समष्टि घनत्व होता है। ठीक है, यानी कि कुल जनसंख्या अपॉन जो कुल क्षेत्रफल है उसकी बात की जा रही है। यानी एक तरीके से देखें तो पूरे जगह में अगर हम एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लैंड ले रहे हैं तो इसमें कहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, घनी है, कहाँ कम है, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा समष्टि घनत्व। अब हम बात करेंगे समष्टि घनत्व को मापने का तरीका। तो समष्टि घनत्व जो होता है इसको मापने के लिए 4 तरीके हैं हमारे पास। या तो हम सीधे सीधे गिनती कर सकते हैं, यानी कि संख्याओं में देख सकते हैं, या तो फिर जैव भार देखा जा सकता है। अब जैसे मानिए कि यहाँ पे एक पॉपुलेशन में ह्यूमन बींग्स कितने हैं ये तो हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि जो संख्या का तरीका है हमारे पास ये सही हो। क्या हो, अगर एक बरगद का पेड़ है और ये पेड़ जो है इसके नीचे मान लो ये बरगद का पेड़ है। ठीक है, इस बरगद के, इसको बना लिया जाए इधर। ठीक है, मान लेते हैं कि ये है बरगद का पेड़
और इसके नीचे गाजर घास कई सारे हैं या नॉर्मल घास कई सारे हैं, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे पार्थेनियम या जो गाजर घास है इनकी संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन एक ही बरगद का पेड़ है और इस एक बरगद के पेड़ की जो जैव भार है या टोटल एरिया जितना ये कवर कर रहा है वो आपके इनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से कई बारी हमें जैव भार के बेसिस पे मापना पड़ता है, हम हर वक्त संख्या नहीं माप सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका एक दूसरा तरीका। तीसरा कि क्या हो अगर कहा जाए कि भाई मछली की संख्या आप काउंट करो कि पॉपुलेशन डेंसिटी इनकी क्या है, समष्टि घनत्व क्या है, तो कैसे करोगे काउंट। अब नदी में तो हम कूद के जाके देखेंगे नहीं कि कितनी मछलियां हैं कितनी मछलियां नहीं हैं। तो इसके लिए एक तरीका होता है। हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि ये क्या है, ये पूरी नदी है, ठीक है। नदी इधर बना दिया जाए, ये पूरी क्या है, नदी है। नदी में हम कुछ एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लैंड में या एक एरिया में हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं और इसको माप करके और यहाँ पे जाल लगा देंगे। वापस से उस जाल को बाहर निकालेंगे, काउंट करेंगे भाई मछली कितनी है। जितनी मछली होगी वो पूरे एरिया को काउंट कर लेंगे कि कितनी है और उस पूरे एरिया से उसको क्या कर लेंगे, हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि अगर इतने क्षेत्र में इतनी मछलियाँ तो पूरे क्षेत्र में कितनी हो सकती हैं। तो एक तरीके से देखें तो ये आपका होता है सापेक्ष घनत्व, यानी कि हम एग्जैक्ट तो नहीं देख रहे हैं लेकिन एक अंदाज़ा लगा करके और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हम क्या कर सके, संख्या के बेसिस पे यहाँ पे काउंटिंग कर सके। तो ये आपका तीसरा तरीका होता है। चौथा तरीका होता है अप्रत्यक्ष विधि। भाई कोई जंगल है उसमें हम टाइगर या शेर इनकी गणना करनी हो तो हम जा कर के उन्हें ढूंढ ढूंढ के नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे बाघ है, बाघ की गणना करनी है तो हम उसके पंजों के निशान पे और जो मल होते हैं जिसे फिकल पैलेट्स कहा जाता है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसकी मदद से हम यहाँ पे इनकी गिनती करेंगे या जो समष्टि घनत्व है उसको मापेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि इसमें होता क्या है कि 10 बाघ की पहचान की गई है, ठीक है। 10 तो जो 10 टाइगर्स हैं इनकी पहचान है की गई है कि इस जंगल में इतने आपके बाघ हैं। अब मान लो कोई नया फिकल मैटर पैलेट मिला या फिकल मैटर मिला या पग जो मार्क्स होते हैं, पंजों के निशान जो होते हैं वो मिला, तो हम क्या करते हैं, हम उसको बढ़िया से उसका निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद पहले ले जा कर के इन 10 बाघ के जो भी मान लो अगर यहाँ पे मिलता है पद चिन्ह, तो इसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कहीं ये 10 बाघ में से कोई किसी एक का तो नहीं है। और जैसे ही हम निरीक्षण कर लेंगे और यहाँ पे मिल जाता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैच नहीं होता है तो यानी कि ये आपका 11वां क्या है भाई, बाघ है। तो इस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से क्या की जाती है, इनडायरेक्ट काउंटिंग की जाती है समष्टि घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी की। इसके अलावा अब हम बात करेंगे समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो किसी भी जगह की जो आबादी होती है, बेसिकली हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे 4 चीज़ों से क्या होती है, या तो ये समष्टि घनत्व या आबादी जो है बढ़ सकती है या घट सकती है। सबसे पहला आपका होता है जन्म दर, यानी कि नेटेलिटी या बर्थ रेट भी कहा जाता है, तो बी लिख देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर किसी पॉपुलेशन में जन्म हो रही है तो ऑब्वियसली पुरानी जो पीढ़ी है, पुरानी जितनी भी पॉपुलेशन की संख्या है उसमें नई संख्या ऐड होगी तो यहाँ पे पॉपुलेशन आपकी बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है आप्रवासन, यहाँ पे इमिग्रेशन इसे कहा जाता है और ये जो इमिग्रेशन है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मान लो 2 जगह है, ठीक है। यहाँ पे ये ले लो ए और ये आपका जगह हो गया बी, ठीक है। तो मान लो जगह जो है ए, यहाँ से कुछ लोग चले हैं बी में, तो जो इमिग्रेशन होता है वो क्या होता है, ये बी में लोग आ रहे हैं, ठीक है। बी में क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ रहे हैं ना दूसरे जगह से, तो इसे हम बोलते हैं आप्रवासन, यानी कि बाहर से जीवों का आना। तो ये भी सिंपल सी बात है, आबादी बढ़ाएगी, ठीक है। और उत्प्रवासन,
उत्प्रवासन या इमिग्रेशन का मतलब ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि एक जो हमारी जगह है उससे हम कहीं और जाते हैं, ठीक है, यानी कि जीवों का बाहर चले जाना, इससे क्या होगी, आबादी घटती है और नेगेटिव से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपका आता है मृत्यु दर, यानी कि मृत्यु की वजह से क्या होती है, आबादी आपकी घटती है, नेगेटिव से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो होगा दो तरीके से हो सकता है, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट या एन ज़ीरो प्लस, और ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, दो रीजंस, जिसकी यहाँ पे टोटल क्या है, 4 रीजंस हैं, ठीक है। अब जो ये 4 रीजंस है, इसमें से 2 की वजह से आबादी बढ़ रही है और 2 की वजह से आबादी घट रही है। तो हम क्या करते हैं कि वो 2 रीजंस जो क्या करते हो भाई, जो आबादी को बढ़ाने का काम करते हैं, उनको एक साथ लिख करके जोड़ देते हैं। जैसे कि आबादी यहाँ पे बढ़ रही है जन्म दर और आप्रवासन की वजह से, तो इनको हम जोड़ देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे मृत्यु दर जो है और जो आपकी एमिग्रेशन है, उत्प्रवासन, इनकी वजह से आबादी घट रही है, तो इन दोनों के मान को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी प्लस आई, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, माइनस डी प्लस ई, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आपका फॉर्मूला, जहाँ पे कि जो आपका एन टी है, ये क्या होता है, ये आपकी आने वाली जो वर्तमान है उसे कह लें, वर्तमान आपकी क्या हो जाएगी, आबादी होगी। एन ज़ीरो जो है पुरानी आबादी है, और ये आपके जोड़ने वाले संख्या, ये आपके घटने वाले संख्या। तो ये ऐसे करके क्या होता है, आपकी एक इक्वेशन बनती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यानी कि ये किसी एक पॉपुलेशन की डेंसिटी है। तो यहाँ पे बेसिकली दो, एक रीज़न ऐसा होता है बी, जिसे कहते हैं बर्थ रेट, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बढ़ती है। एक होता है आपका मोर्टेलिटी, एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी जो पॉपुलेशन साइज़ है या पॉपुलेशन डेंसिटी है वो घटती है। एक तरीका तीसरा आप ले लो, या एक तरीका होता है जिसमें कि आबादी बढ़ती है, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप्रवासन या फिर इमिग्रेशन, यहाँ पे भी ये बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है, इसको पॉजिटिव लिख लो, ये बढ़ाते हैं, ठीक है। और एक आपका हो जाता है इमिग्रेशन, जिसमें कि इसका काम है घटाना, ठीक है। तो दो रीजंस जो हैं कि ये बढ़ाने का काम करते हैं, ये घटाने का काम करते हैं, इसलिए एक साथ यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी की बात की जाए तो यहाँ पे अगर देखो तो ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, जो समष्टि वृद्धि है इसका ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है, किस तरीके से यहाँ पे समष्टि किसी एक पर्टिकुलर जगह की है, समष्टि घनत्व या जीव जो संख्या है उसकी बात हो रही है। दो रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या होती है भाई, आबादी आपकी बढ़ती है, और दो रीजंस है जिसकी वजह से आबादी आपकी घटती है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, और एनसीईआरटी में आपका जो सेम फॉर्मूला था वही होगा, बट यहाँ पे एन टी प्लस वन की बात हो रही है, यानी कि वर्तमान हो जाएगा, और एन टी यानी कि जो पिछली आबादी थी उसकी बात हो रही है। तो ये क्या है, ये आपका यहाँ पे बताया जाता है। अब हम बात करेंगे समष्टि वृद्धि मॉडल, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। तो बेसिकली जो आबादी होती है, दो मुख्य तरीका होता है जिससे कि ये क्या कर सकते हैं, बढ़ या घट सकते हैं, या पता चलता है कि भाई क्या हो रहा है। पहला होता है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, जिसे कि हम चरघातांकी वृद्धि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो संसाधन होते हैं असीमित होते हैं, और कर्व आपका बनेगा जे शेप, यानी ग्राफ जे शेप बनेगा। दूसरा होता है आपका तरीका लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, यानी संभार तंत्र, और यहाँ पे सीमित क्या होंगी, संसाधन होंगी, इस शेप कर्व बनेगा, यानी सिग्मॉइड कर्व बनता है, और ये कुछ हद तक आपका क्या होता है, रियलिस्टिक होता है, ठीक है। पहले बात करेंगे चरघातांकी की। चरघातांकी की अगर बात की जाए तो ये मॉडल तब लागू होगा जब कोई भी प्रकृति या कोई भी आपकी नेचर है, वहाँ पे खाने के लिए और रहने की जगह बहुत असीमित होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा भाई, वहाँ पे जितना ज़्यादा रिसोर्स उतनी ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी, और इस वजह से क्या होता है, जब भी हम यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे, ठीक है, तो एक तरफ हम ले लें पॉपुलेशन को, इधर मान लो हमने ले लिया, इधर हमने ले लिया पॉपुलेशन को, इधर हम ले लेते हैं टाइम को। तो बढ़ते टाइम के साथ क्या होता है, बढ़ते टाइम के साथ जैसे जैसे एक और चीज़ यहाँ पे हम कैरिंग कैपेसिटी रख लेते हैं, यानी कि पोषण करने की क्षमता रख लेते हैं, जिसे कि के से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होती है भाई, वैसे वैसे इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, यानी कि जो क्षमता थी
जिसे हम कैरिंग कैपेसिटी या फिर पोषण क्षमता कहते हैं, इसके बियॉन्ड ये पॉपुलेशन क्या कर रही है, डेवलप कर रही है, ठीक है, या फिर ग्रो कर रही है। अब एक चीज़ है यहाँ पे, ये क्या होता है, के का मतलब क्या होता है, तो किसी भी एक इन्वायरमेंट में या वातावरण में या प्रकृति में कोई भी जो जीव होते हैं, चाहे सभी के सभी जीव कितने रह सकते हैं, ये उसकी बात है। जैसे मान लो एक कमरा है, ठीक है, या एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 50 बच्चे बैठेंगे तो हम उन्हें 100 नहीं कर सकते, ठीक है, 100 बच्चे नहीं बैठ सकते, इनफैक्ट 80 बच्चे भी बड़े मुश्किल से ही बैठ पाएंगे, ठीक है। तो ये जो 50 है ना, कि कितनी क्षमता है इस क्लासरूम की, बच्चे कितने आ सकते हैं, बैठ सकते हैं इसमें, ये होती है इसकी कैरिंग कैपेसिटी या फिर क्षमता, पोषण क्षमता, ठीक है। तो उसी तरीके से ये आपका पोषण क्षमता है। तो ये देखो कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भी रिसोर्सेज है, संसाधन है, कि जो डेवलपमेंट हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, पोषण क्षमता के बियॉन्ड हो रही है। और यहाँ पे इसकी वजह से शेप के जो कर्व है, बेसिकली ग्राफ का कर्व जो बन रहा है वो आपका कैसा बन रहा है, जे शेप का बन रहा है, ठीक है, जे आकार का बन रहा है। और वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। यानी कि जो टोटल अगर देखें तो 5 बातें याद रखनी होती हैं कि यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है कम है, सही है या नहीं, ठीक है। जैविक क्षमता क्या होता है एक बार ही देख लेंगे, उसके बाद ग्राफ कैसा बनता है, इक्वेशन क्या होता है, इसकी बातें हमें करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे संसाधन यानी खाने की जगह, रहने की जगह, खाने के लिए और रहने की जगह बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लगातार क्या हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की। ग्राफ जो होता है वो जे आकार का बनता है। और जैविक क्षमता की जो बात हो रही है, यानी यहाँ पे संसाधन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो भी जीव होंगे अपनी अधिकतम जनन क्षमता दिखाते हैं, और इस वजह से जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी बढ़ती है। और इसका इक्वेशन होता है dn/dt इक्वल्स टू b-t इंटू n। या फिर अगर हम देखें तो b-d को हम r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है बेसिकली नेचुरल इंक्रीज का। तो हम इसे लिख सकते हैं कि dn/dt इक्वल्स टू r इंटू एन। ये क्या होता है, इक्वेशन आपका होता है। अब आपको पता है कि डी एन, यानी यहाँ पे एन की बात की जा रही है पॉपुलेशन डेंसिटी की, टी बात की जा रही है टाइम की, बी यानी कि बर्थ रेट, डी यानी कि डेथ रेट, ठीक है। और आर क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, या इंट्रिंसिक रेट होता है नेचुरल इंक्रीज का, ठीक है। यानी कि मृत्यु दर और जो आपका जन्म दर है, जन्म दर माइनस मृत्यु दर की बात करते हैं, तो इसको हम इसकी जगह आर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो मॉडल है ये वास्तविक नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं होती कि संसाधन वहाँ पे अनलिमिटेड हो, ठीक है। सीमित नहीं होता है, असीमित नहीं होता है। सेम यहाँ पे ये वाला लाल रंग से जो ग्राफ दिख रहा है, ये चीज़ बनाया गया है आपके एक्सपोनेंशियल या चरघातांकी ग्रोथ मॉडल के लिए, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे आगे। जो संभार तंत्र होता है, बेसिकली ये सबसे ज़्यादा लॉजिकल होता है, लॉजिस्टिक वृद्धि ही बताई जाती है यहाँ पे। और ये बताया जाता है कि भाई कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे संसाधन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, सीमित होते हैं, असीमित नहीं होते हैं। और इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, रियलिस्टिक मॉडल मानते हैं। ग्राफ जो बनता है यहाँ पे ऐसा आकार का बनता है, सिग्मॉइड बनता है, अभी हम देखेंगे उसके बारे में। अवस्थाएँ जो होती हैं 3 से 4 होती हैं। एक होता है आपका लैग फेस, जिसमें कि वृद्धि बहुत ही धीमी दर से होती है, शुरुआत हुई है अभी, ठीक है। फिर आता है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, यहाँ पे वृद्धि बहुत तेज़ गति से होती है। फिर होती है डिससेलरेशन यानी कि मंदन, धीमी गति से, अब धीरे धीरे एक तरीके से देखा जाए तो वृद्धि घटने लग जाती है। फिर आता है एसिम्प्टोट, यानी कि इसे हम स्टेशनरी फेज भी कहते हैं, अंतःस्पर्शी फेज भी कहते हैं, जहाँ पे कि जो आबादी है पोषण क्षमता के बराबर हो जाती है और यहाँ पे वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। और इसी को हम वर्लहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं या मॉडल भी कहते हैं। और यहाँ पे आपका ये इक्वेशन दिया जाता है dn/dt इक्वल्स टू rn इंटू k माइनस एन अपॉन के, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ग्राफ इसके लिए बनाया जाए तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहले मैं ग्राफ बना के दिखा देती हूँ, फिर एक्सप्लेन करूँगी डायग्राम से, ठीक है। तो एक तरफ हम क्या करें, यहाँ पे डायग्राम बना लें, एक तरफ फिर से वही चीज़ पॉपुलेशन डेंसिटी, एक तरफ आपका हो जाए टाइम, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन समय आगे बढ़ता है, तो चूंकि यहाँ पे लिमिटेड टाइम रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका कैरिंग कैपेसिटी होगा,
ठीक है, एक सेकेंड, कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे पॉपुलेशन भी बढ़ती जाती है, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन एक समय आता है कि पॉपुलेशन जो है वो स्टेशनरी हो जाती है, ठीक है। ये ग्राफ मैं बना नहीं पा रही हूँ पेन की वजह से, ठीक है, तो आप अभी डायग्राम से समझ लेना। तो ये इस आकार का बनता है। शुरुआती दौर में बहुत धीमी गति से क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। फिर आगे चलें तो यहाँ पे थोड़ी सी गति तेज़ हो जाती है, फिर यहाँ पे धीमी गति हो जाती है और ये बिल्कुल रुक जाती है। तो ये आपका लैग फेज़ होता है, ये आपका एक्सेलरेटेड या लॉग फेज़ होता है, ये आपका होता है डिसलरेटेड फेज़, और ये होता है एसिम्पटॉट या फिर स्टेशनरी फेज़, ठीक है। बात समझ में आई। अब ज़रा इसको यहाँ पे देखते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है। जो इस आकार का दिख रहा है ये क्या है आपका, ये ग्राफ की बात की जा रही है। तो देख पा रहे हो कि धीरे धीरे यहाँ से क्या हो रही है, ग्रोथ शुरू हो रही है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रही है, धीरे धीरे ग्रोथ शुरू हो रही है। तो इसी फेज़ को कहा जाता है लैग फेज़, यानी धीमी गति से बढ़ोतरी हो रही है, फिर आगे बहुत तेज़ गति से बढ़ोतरी हुई, तो इसे हम बोलते हैं लॉग फेज़ या फिर एक्सेलरेटेड फेज़। फिर यहाँ पे देखो तो धीमी गति हो गई है फिर से, तो ये हम बोलते हैं डिसेलरेटेड फेज़, और ये आपका होता है एसिम्पटॉट या फिर स्टेशनरी फेज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ। अब हम बात करते हैं आगे, जो अभी वैसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, बट फिर भी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कि कैरिंग कैपेसिटी की या पोषण क्षमता की बात हो रही है कि प्रकृति की वह अधिकतम सीमा जिसमें जीवों को सहारा दे सकती है उसे कहा जाता है कैरिंग कैपेसिटी। उससे ज़्यादा आबादी बढ़ने पर संसाधन खत्म होने लगेंगे, और संसाधन खत्म होंगे तो कहीं ना कहीं जो समष्टि है, जनसंख्या है, उस पर असर पड़ती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे जीवन वृत्त विविधता या लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की। प्रकृति में जीव अपनी जनन क्षमता के लिए को अधिकतम बनाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 से 3 तरीके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जीवन में केवल एक बार क्या किया जाता है, प्रजनन की प्रक्रिया की जाती है, और ये कुछ जीवों में होता है, जिससे कि ये अपने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, और इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे प्रशांत महासागर की जो सैल्मन मछली होती है और जो बांस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक ही बार प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। दूसरा, ऐसे भी जीव होते हैं जो कई बार अपने जीवन में प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपका कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बार बार अपने जीवन काल में क्या करेंगे, प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे पक्षी या फिर स्तनधारी आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी आपके जीव होंगे जो कि अधिक संख्या में लेकिन छोटी संतानें उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जीव एक बार में बहुत से अंडे देंगे या बच्चे देते हैं, लेकिन उनका आकार काफ़ी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पे सीप और जो पेलाजिक फिशेज होती हैं, मछलियाँ होती हैं, इनकी बात हो रही है। तो चौथा होता है कि कई कई सारे ऐसे जानवर या जीव होते हैं जो कि संख्या तो कम होगी, लेकिन संतान की साइज़ जो होती है, आकार जो होती है, वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये क्या होता है, ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग हिसाब से अलग अलग जो भी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से क्या हो रही हैं, जहाँ भी जीव रह रहे हैं, जैसे मान लो कि जीव जहाँ पे रह रहे हैं उस हिसाब से जो भी वहाँ पे एबायोटिक या फिर बायोटिक फैक्टर्स हैं, कारक हैं, ठीक है, इनके हिसाब से ये क्या कर रहे हैं भाई, अपने जनन क्षमता को अधिकतम बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से बदलाव करते हैं, और इन्हीं बदलाव को बोलते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका उदाहरण के तौर पे यहाँ पे स्तनधारी और पंछी हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें बच्चे तो कम पैदा होते हैं लेकिन आकार उनका बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, ये इतने तरीके देखा हमने। इससे क्या होता है भाई, इससे जो सर्वाइवल होती है वो आपकी बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि हमें जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसके हिसाब से चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे मान लो कोई जीव यहाँ पे एक जगह पे रह रहा है, अगर यहाँ पे एक परेशानी है कि कोई भी बड़ी मछली है छोटी मछली को खा रही है, तो छोटी मछली जो होगी उस हिसाब से क्या करती है, बदलाव लाती है। तो जो भी यहाँ पे एबायोटिक और
बायोटिक फैक्टर्स होते हैं उसी के हिसाब से बदलाव भी इस तरीके के देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट टॉपिक है एक हमारा। लास्ट टॉपिक कहा जा रहा है कि भाई समष्टि ये पारस्परिक क्रियाएं है ना, या फिर पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है। तो देखो, इस पूरे वातावरण में या प्रकृति में कोई भी जीव अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, वो किसी ना किसी समुदाय से जुड़ा रहेगा, और इसी किसी भी समुदाय से जो अलग अलग जातियां या जो आपकी समष्टि है एक दूसरे से इंटरेक्शन करती है, आपस में क्रिया करती हैं, इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, समष्टि पारस्परिक क्रिया कहा जाता है, यानी पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे तीन तरीके के या तीन तरह के पॉपुलेशन इंटरेक्शंस देखे जा सकते हैं। एक तो वो इंटरेक्शन होता है जो कि लाभकारी होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि हमेशा दो प्रजाति या दो पॉपुलेशन की बात हो रही है, समष्टि की बात हो रही है। तो मान लो एक समष्टि है ए, एक समष्टि है बी। अगर इन दोनों को फ़ायदा हो रहा है तो ये लाभकारी है, पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एक जो होता है आपका हानिकारक होता है, यानी कि या तो एक दोनों को ही हानि पहुंच सकती है, या एक को फ़ायदा एक को नुकसान होगा। और एक होता है उदासीन, न्यूट्रल, यानी कि ना किसी को फ़ायदा ना किसी को नुकसान होता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे यहाँ पे 6 प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं होती हैं समष्टि में। ठीक है, एक तरफ आप देखो तो जाति अ दिया है, एक तरफ जाति ब दिया है, और इनके पारस्परिक क्रियाओं के नाम दे दिए गए हैं। तो वो प्रजाति यहाँ पे दोनों ही प्रजाति जिसमें कि दोनों ही प्रजातियों को फायदा होता है, उस पारस्परिक क्रिया को हम कहते हैं सहुपकारिता। ठीक है, ये आपका सहुपकारिता हो जाएगा, यानी कि म्यूचुअलिज्म होता है। ठीक है, दोनों को ही क्या होगा, फायदा होगा। ऐसा भी आपका रिलेशन होता है या फिर पारस्परिक क्रियाएं होती हैं जिसमें कि दोनों को ही नुकसान होता है, जैसे कि स्पर्धा, कंपटीशन। इसके अलावा ऐसा भी देखा जाता है कि एक को फायदा तो दूसरे को नुकसान हो, ये भी आपका यहाँ पे पारस्परिक क्रिया देखा जाता है, जिसे परभक्षण कहा जाता है। ठीक है, प्रेडेशन कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है लगभग परभक्षण की तरह ही होता है, यानी एक को फायदा एक को नुकसान होता है, तो इसे परजीविका जीविता कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट अगला आपका तरीका हो सकता है जिसमें कि एक जाति को फायदा और एक को ना ही फायदा ना ही नुकसान हो रहा है, तो ये आपका सहभोजिता होता है, यानी कि कॉमेंसलिज्म। और लास्ट होता है एक को नुकसान और दूसरे को ना ही फायदा और ना ही नुकसान, यानी अंतर जातीय परजीविता जो होता है, एमेंसलिज्म, ये आपका इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये आपके 6 प्रकार हैं। अब फटाफट से इसको ज़रा देख लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है सहुपकारिता, यानी कि दोनों ही प्रजातियों को फायदा होगा। एग्जाम्पल 2 दिए हैं, ये याद होना चाहिए। एक आपका होता है लाइकेन, और लाइकेन आपको पता है कि कवक और शैवाल के साथ मिलने से यहाँ पे इनकी म्यूचुअलिज्म जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है वो बनती है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के लिए काम करते हैं। शैवाल जो है खाना बनाता है और कवक आपका सुरक्षा पानी देता है, और ये क्या होता है, ये आपका म्यूचुअलिज्म में आ जाएगा। दूसरा होता है माइकोराइजा, जिसमें कि कवक और उच्च पादपों के जड़ों के बीच का संबंध बताया जाता है। और तीसरा होता है परागकण, यानी कि अंजीर, फिग का पेड़ जो होता है वो, और बर यानी कि वस्प जो होते हैं वो एक साथ मिल करके और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे अंजीर जो है उसको परागण मिलता है इस कीड़े की वजह से, इस वस्प की वजह से, और वस्प जो होते हैं ये इन्हें मिल जाता है अंडा देने की जगह। तो दोनों को ही क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। फिर चले आओ स्पर्धा। स्पर्धा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे संसाधन जो होता है बेसिकली सीमित होंगे, यानी कि खाने की चीज़ें और जो रहने की जगह है ये क्या होती है, सीमित होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे रह रही जो दो आपकी जातियाँ होंगी आपस में लड़नी शुरू कर देती हैं। और इसमें जो जीतेगा या जो हारेगा दोनों ही क्या कर रहे हैं भाई, दोनों ही अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, और इसलिए दोनों का ही नुकसान माना जाता है, और इसलिए इसमें क्या लिखा जाता है कि दोनों को ही नुकसान होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे गॉस का स्पर्धी अपवर्जन नियम आता है, यानी कि गॉस एक्सक्लूजन या एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल आता है। इसको ज़रा देखते हैं। मान लो कि कोई ये एक पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पे एक स्पीशीज़ रह रही है ए और एक स्पीशीज़ रह रही है बी, और इन दोनों का ही संसाधन क्या है, समान है। संसाधन आपका क्या है, समान है। तो
हमेशा ये एक साथ इस एक जगह में नहीं रह सकती हैं। यहाँ पे इनके बीच में कंपटीशन होगी और जो ताकतवर होगी, जो पावरफुल होगी, वो यहाँ पे रहेगी, और जो ताकतवर नहीं है, वीक है, वो उसे यहाँ से या तो जाना पड़ेगा या तो फिर वो विलुप्त हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। और इसे ही कहा जाता है आपके गॉस का स्पर्धी अपवर्जन नियम, यानी कि गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी दो समान आवश्यकता वाली जातियां जो होती हैं लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकती हैं। कमज़ोर जाति अंततः खाली हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दक्षिण अमेरिका की झीलों में जो फ्लेमिंगो थे और मछलियाँ थी, दोनों ही जू प्लैंकटन को ही खा रहे थे, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, स्पर्धा होता है, यानी दोनों ही को नुकसान होता है। तीसरा तरीका होता है परभक्षण का, यानी प्रेडेशन का। ठीक है, जिसमें कि एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान होगा। इसमें बेसिकली आप शिकारी और शिकार जो होते हैं उनकी बात की जाती है। तो इसमें एक जीव होता है वो शिकारी होता है और वो दूसरे जीव को मार करके खाता है, तो वो होते हैं शिकार। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रकृति में ऊर्जा का प्रवाह करने का एक मुख्य तरीका होता है, और शिकार की आबादी को नियंत्रण में रखने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हो जाएगा शेर और हिरन। ठीक है, शेर और हिरन क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बात करते हैं, कुछ नोट दी गई हैं। तो जो पौधे खाने वाले शाकाहारी जीव होते हैं, जो भी पारिस्थितिकी के हिसाब से अगर बात की जाए तो ये आपके क्या माने जाएंगे, प्रेडेटर ही माने जाते हैं। और पौधे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पौधे को ये खाया करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है आपको याद रखनी है। अगला आपको बताया जा रहा है परजीविता या फिर पैरासिटिज्म। इनमें भी क्या होता है, एक जीव को, प्रजाति को फायदा, दूसरे को नुकसान होता है। ठीक है, अब जो प्रजातियां, जो ऐसी प्रजातियां हैं जो एक दूसरे पे रह रही हैं, ठीक है, तो मान लो एक आपकी जो प्रजाति है वो छोटी होगी और एक प्रजाति आपकी बड़ी होती है, तो इसे हम कहेंगे, ये छोटी है ना, ये इसके शरीर में रहेगी, तो इसे कहा जाएगा पैरासाइट, यानी कि परजीवी। और जिस पे ये रह रहे हैं उस पे हम क्या कहेंगे, इसे कह देंगे होस्ट बॉडी। ठीक है, ये होस्ट बॉडी है। अब जो परजीवी होते हैं दो तरीके के हो सकते हैं, या तो होस्ट बॉडी के सरफेस पे ही रहेंगे या होस्ट बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, दो तरीके के यहाँ पे परजीवी होते हैं। एक होते हैं बाह्य, दूसरे होते हैं अंतर परजीवी। ठीक है, अब बाह्य का मतलब है कि शरीर के बाहर ही रहेंगे, जैसे सिर की जुएँ जो होती हैं, कुत्तों पे टिक्स जो होती हैं, ये आपका एग्जाम्पल है। परजीवी जो होते हैं अंतर परजीवी, ये आपके शरीर के अंदर पाए जाते हैं। या कृमि जो होते हैं, यानी कि लिवर फ्लूक, मलेरिया के परजीवी, ये एग्जाम्पल होते हैं। और दूसरी बात की, यहाँ पे अमरबेल जो होता है पौधा, यानी कैस्केटा जो होता है, इसमें एक टाइम आता है कि क्लोरोफिल ख़त्म हो जाती है, खो चुका होता है ये, और अब ये क्या करेगा, दूसरे पेड़ों पे से ही पोषण लेने का काम करता है। तो ये भी क्या होता है, आपका एक तरीका होता है। ठीक है, पांचवा है सहभोजिता, यानी कि एक को पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, एक को फ़ायदा है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो ये जीव आपके इस तरीके के जो इंट्रैक्शंस होते हैं वो होते हैं सहज भोजिता या फिर कॉमेंसलिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, एक होता है कि आम की शाखा पर उगने वाले ऑर्किड्स जो होते हैं उन्हें रहने की जगह मिल जाती है ऑर्किड्स को, लेकिन आम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है बगुला, और जिसे हम कैटल इग्रेट कहते हैं, और मवेशी। अब मवेशी चलते हैं तो घास से कीड़े निकलते हैं जिससे कि बगुला खाता है, तो यहाँ पे मवेशियों को इससे कोई खास लाभ या हानि नहीं हुआ है, लेकिन बगुले को हो जाता है, तो ये आपका एक तरीका होता है। लास्ट होता है हमारा एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक को नुकसान, दूसरे को कुछ नहीं होता है। ठीक है, यानी कि वो पारस्परिक क्रियाएं जिसमें कि एक जीव का नुकसान होगा और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे हम कहते हैं एमेंसिलिज्म। अब उदाहरण के तौर पे यहाँ पे कवक और बैक्टीरिया, याद हो तो पेनिसिलियम जो नोटेटम होता है, फंजाई होता है, कवक होता है ना, यहाँ पे ये क्या करेंगे भाई, एक रसायन छोड़ते हैं और ये रसायन की वजह से बैक्टीरियाज मर जाती हैं। तो पेनिसिलियम का तो कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं, ठीक है, लेकिन बैक्टीरियम का क्या हो जाता है, नुकसान आपका हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा, इस तरीके के रिलेशनशिप को कहते हैं एमेंसिलिज्म। ठीक है, जिसमें कि एक को नुकसान, दूसरे को कुछ भी नहीं हो रहा, को ना कोई फ़ायदा है ना ही कोई नुकसान। तो ये आपका चैप्टर था, बेसिकली बहुत इजी, बहुत शॉर्ट चैप्टर है। आप ये जो भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं यहाँ पे पढ़िए, और जो ना समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है,
और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड और भी इस पे दूसरे चैप्टर्स के वीडियोज़ आएंगे, तब तक बने रहिए। थैंक यू।